नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेली जीके जीएस क्विज कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय हिंद, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? और आज तो चूँकि आप सभी लोग चूँकि होली का त्यौहार मना रहे होंगे और क्लास शुरू करें इससे पहले आप सभी को और आप सभी के साथ साथ आप सभी के परिवारजनों को संस्थान की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में ना आप सभी का स्वागत है और जी बिल्कुल जुड़ गए आप सभी लोग हमारे साथ में। तो देखिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो हमारे इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा झारखंड से संबंधित है? निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा झारखंड से संबंधित है? रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। लोसार, सांगा दावा, चापांगकुट या फिर तोसू? ये आपको आंसर करना, आप सभी लोग आंसर करिएगा इसका। लोसार, सांगा दावा, चावांगकुट या फिर तोसू? तो देखिए निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा झारखंड से संबंधित त्योहार है? तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, हम यहाँ पे बात करें तो इन सभी ऑप्शंस में आपका सही आंसर क्या होगा? तोसू। कौन सा? तोसू। देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तोसू त्योहार की तो देखिए तोसू त्योहार वैसे तो मुख्य रूप से असम में मनाया जाता है, लेकिन असम के साथ साथ ओडिशा तथा झारखंड में भी मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो कि मुख्य रूप से असम में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम बात झारखंड की कर रहे हैं तो झारखंड में भी तोसू त्योहार को मनाते हैं। और इस त्योहार में देखिए देवी तोसू की पूजा होती है। नदियों की तरफ मुख्य रूप से इसका ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस त्योहार का कुल मिला के उद्देश्य यही है। और साथ ही साथ देखिए बात करें अपने इस लोसार की तो देखिए लोसार वाले ऑप्शंस की बात करें तो लोसार आपका तिब्बत का बहुत एक अच्छा उत्सव माना गया है। बात करें सांगा दावा की, ये जो सांगा दावा है तो सांगा दावा आपके सिक्किम से संबंधित है। और जो चावांगकुट है आपका, ये चावांगकुट आपका मनाया जाता है कहां पर? मणिपुर में मनाया जाता है। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ। हम बात करें अगले क्वेश्चंस की तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया सवाल है। 1982, 1986, 1990 या 1994? सभी लोग आंसर करिएगा आप सभी लोग इसका। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सभी लोग इसका आंसर करें। चलिए प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की तो देखिए ये जो अधिनियम है चूंकि 1986 में पारित हुआ था और ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था तब यह अम्ब्रेला अधिनियम के नाम से पारित हुआ था। ठीक है, अम्ब्रेला अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं हम। ठीक है, और बात करें इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य की तो देखिए पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ सुधार प्रदान करने, पर्यावरण में और एक नई अच्छी गतिविधियों को लाने के लिए और उनसे जुड़े संबंधित सभी मामलों को सही करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? 1986। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। बिल्कुल आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? देखिए सुपर टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, द्वारका बंदरगाह, ओखला बंदरगाह या फिर कांडला बंदरगाह? आंसर करिएगा आप सभी लोग। देखिए बात करें कच्छ की खाड़ी की तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है आपका कांडला बंदरगाह। सही उत्तर क्या होगा आपका? कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है ये। ठीक है, तो बात करें इस कांडला बंदरगाह की तो देखिए 1900 के दशक में, 1900 ईस्वी के दशक में ये 1900 के दशक में हाँ ये अस्तित्व में आया था। और विशेष रूप से ना ये पश्चिमी जलमार्ग में समुद्री बंदरगाहों की कमी को ये पूरा करता है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की बात करें, देखिए जो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका स्थित है कहाँ पर? मुंबई में, रायगढ़ एक जिला है तो मुंबई के रायगढ़ में स्थित है। बात करें द्वारका बंदरगाह की तो द्वारका बंदरगाह है आपका पश्चिमी घाट, यानी कि हाँ पश्चिमी घाट भारत में स्थित है। और बात करें ओखला की तो ओखला जो बंदरगाह है आपका ये दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है आपका ये ओखला बंदरगाह। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को। बात करें इस कुछ के अगले क्वेश्चंस की तो चौथा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए आर्मी अग्निवीर 2023 में पूछा गया इसको। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम या त्रिपुरा? ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, चूंकि आप सभी लोग
ठीक है, जानते ही होंगे, आपने सभी ने जनगणना पढ़ी होगी। तो देखिए बात करें इस भारत के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की, तो वो है आपका सिक्किम। सही उत्तर क्या होगा इसका? सिक्किम। देखिए सिक्किम जो है ना, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। और ये इतना न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो देखिए यहाँ पे 6.9 लाख के आसपास बात करें तो लगभग करीबन 7 लाख के आसपास जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, बांग्लादेश और सिलीगुड़ी के निकट स्थित है ये सिक्किम राज्य आपका। बात करें इसके सीमाओं की तो उत्तर पूर्वी जो सीमाएं हैं ये भूटान से संलग्न है। बात करें इसके पश्चिमी सीमा की तो पश्चिमी सीमा इसकी नेपाल में संबंधित है, और जो जो दक्षिणी इसकी सीमा है वो आपके पश्चिम बंगाल से मिलती है। ठीक है, तो सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हुआ? सिक्किम। बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल 7 लाख के करीब जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1913 यानी 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? 1913 में आपने सुना होगा, सबने गदर आंदोलन सुना होगा, तो उस गदर आंदोलन का जो गदर पार्टी थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित था? 1913 के ईस्वी की बात की जा रही है। दिल्ली में, लाहौर में, कलकत्ता में या सैन फ्रांसिस्को में? आंसर करिएगा आप सभी लोग इसका। तो देखिए बात करें गदर पार्टी के इस मुख्यालय की, तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपका उस समय 1913 में कहाँ स्थित था? देखिए सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। ठीक है, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, इस गदर पार्टी की 1911 में स्थापना हुई थी, तब सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को में ही इसका क्या हुआ? मुख्यालय था। किसने स्थापना की थी? तो देखिए लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। बाद में देखिए हिंदुस्तान में लाला हरदयाल इसको लेकर के आया और 1913 ईस्वी में गदर पार्टी के रूप में इस आंदोलन का गठन किया। ठीक है, तो 1913 में गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? आप सभी को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है? यानी कि बात करें आईपीएस के कैडर नियंत्रण की, कि कैडर कंट्रोल कौन करता है, तो वो कौन करता है? देखिए ऑप्शन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को इसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करें इस आईपीएस कैडर नियंत्रण की, तो आईपीएस का कैडर नियंत्रण कौन करता है? आपका गृह मंत्रालय करता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था इसको। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था कि आईपीएस का कैडर कौन कंट्रोल करता है, तो आईपीएस का कैडर कंट्रोल करता है आपका होम मिनिस्ट्री जो है आपकी, गृह मंत्रालय है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के तहत आती है आपकी ये सेवा आईपीएस। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी के थ्रू हम इसको मतलब किया पाते हैं। ठीक है, चलिए और इसकी बात करें देखिए गृह मंत्रालय की, तो देखिए आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के लिए, आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के लिए जो डोमिकल जो पॉलिसी है उसका जिम्मेदार कौन हुआ? आपका गृह मंत्रालय हुआ। आप सभी लोग कमेंट करिएगा, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? सभी लोग कमेंट करना कि वर्तमान के गृह मंत्री कौन है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं। मीरा सेठ समिति, एक मीरा सेठ समिति आई थी। मीरा सेठ समिति किस विकास से संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, हथकरघा, लैंगिक समानता। एमटीएस 2017 में पूछा गया सवाल है कि मीरा सेठ समिति किस विकास से संबंधित थी। ऑप्शन आपके सामने, कमेंट आप सभी को करना है। तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, मीरा सेठ समिति आई थी एक। ठीक है, मीरा सेठ समिति हथकरघा को लेकर के आई थी, हथकरघा के विकास के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? हथकरघा विकास। ठीक है, मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास के लिए आई थी। बात करें इस और समिति की, तो इस समिति ने 500 करोड़, ठीक है 500 करोड़ रुपए जो है राष्ट्रीय हथकरघा कोष की स्थापना की सिफारिश की थी। यानी मीरा सेठ समिति का कहना था कि 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाए इस हथकरघा विकास को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमेशा याद रखिएगा, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए किस नदी को नील नदी को किस देश की बैकबोन माना गया है, यानी रीढ़ की हड्डी माना गया है। आपको इसका आंसर करना है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी माना गया है? सूडान, मिस्र, सऊदी अरब और मोरक्को। ठीक है, सभी लोग आंसर करिए। आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं इसका। ठीक है, चलिए बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए होली के त्यौहार पर भी देखिए आप सभी लोग क्लास कर रहे हैं और बिल्कुल मन से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी माना गया? सूडान, मिस्र, सऊदी अरब और मोरक्को। तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें नील नदी की, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी, अगर कोई भी पूछे या दूसरे तरीके से सवाल आए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी नील नदी होगी। तो दुनिया की सबसे लंबी जो नदी है नील नदी, तो ये देखिए पूर्वी अफ्रीकी देश से होकर के
पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र से होकर के और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और इसका जो अधिकांश भाग है वो मिस्र में बहता है सबसे ज़्यादा। अब चूंकि देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, अफ्रीकी क्षेत्र से होकर के बह रही है उत्तर से दक्षिण, सबसे ज़्यादा जो इसका अधिकांश भाग है वो मिस्र में बहता है। ठीक है, तो किस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाएगी? ये मिस्र देश की। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सभी लोग मिस्र आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? मिस्र नदी। ठीक है, या नील नदी मिस्र देश की रीढ़ की हड्डी मानी गई है। चलिए अब चलते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस में। तो देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या जयपुर में? सभी लोग कमेंट करिएगा इसको। देखिए हाल ही का सवाल है ये। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है इस समय? राजनाथ सिंह। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय का जो स्थापना की है वो कहां पर की है? दिल्ली में लोकार्पण किया इसका। ठीक है, और देखिए इससे पहले नौसेना का यानी कि इंडियन नेवी का कोई भी अपना स्वतंत्र मुख्यालय नहीं था, लेकिन अब उनका अपना स्वतंत्र मुख्यालय है और वो कहां है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। लियो वराडकर, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। लियो वराडकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? लियो वराडकर जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? देखिए इंडोनेशिया के, स्वीडन के, पोलैंड के या फिर आयरलैंड के? आंसर करिए आप सभी लोग। तो देखिए बात करें प्यारे अभ्यर्थियों लियो वराडकर की, तो देखिए ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। जैसे हम बात करें अब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? वो ऋषि सुनक जी हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो कि भारत के मतलब कि भारतीय मूल हैं, तो उन्होंने ना अचानक से अपने इस्तीफे की, वो चूंकि आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे, अतः उन्होंने अपने इस्तीफे की अचानक से घोषणा कर दी, अचानक से अनाउंसमेंट कर दी। ठीक है, और जो वहां के पीएम है, अभी इनकी बात कर रहे हैं लियो वराडकर ने, तो लियो वराडकर जो साहब है ना, इन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों का हवाला देते हुए अपने पद और पार्टी नेतृत्व दोनों से अचानक से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो किस देश के हैं? आयरलैंड के। सही उत्तर क्या होगा आपका? आयरलैंड। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? तो ये था आप सभी के सामने हमारा आज का डेली जीके जीएस क्विज का प्रोग्राम। मिलते हैं आपसे, ठीक है, और तब तक आप सभी होली मनाइए बिल्कुल, और सब बिल्कुल अच्छे से होली मनाइएगा। हमारी तरफ से भी आप सभी को होली की शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी क्लास को अपने कल के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।